हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है पूर्व मध्यकाल। समय है 800 से 1200 ईस्वी के बीच। और इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 20 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करवाई गई थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करवाई गई थी। सही जवाब क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल शासक, याद रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में जो है विकसित हुआ, यानी पाल वंश। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही जवाब है, कमेंट कीजिए, सही जवाब है धर्मपाल, यानी डी ऑप्शन। 23 नंबर, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। किसने? प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है धर्मपाल ने, यानी ऑप्शन जो दिया गया है सी ऑप्शन में दिया गया धर्मपाल। 24, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? सही जवाब है धर्मपाल, बी ऑप्शन। 25 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? सही जवाब है बिहार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहां बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग जो है 200 ग्रंथों की रचना की और बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। 26, निम्नलिखित में से किन राज्यों या राजाओं को, किन राजा और राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से जो है चुना गया। किन राजा राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है डायरेक्ट रूप से चुना गया? सही जवाब है, याद रखिएगा, अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए, गोपाल और नंदी वर्मन पल्लवमल, यानी 2 और 4 सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल और पल्लव शासक नंदी वर्मन पल्लवमल को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पाल शासक या पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के कारण कांची के लोगों ने उसी वंश के एक शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन पल्लवमल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था, याद रखिएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा
तक्षशिला, सी ऑप्शन। वर्तमान अगर बात करें तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में अवस्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज की राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहां अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, स्टूडेंट आते थे, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद जीवक और कनिष्क का राजवैद चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या के शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सौर प्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्ध गुप्त और तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और पाल वंश के काल में उदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो है नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? याद रखिएगा, दंती दुर्ग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ जो है करवाया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। 29, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? किसने? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दंती दुर्ग, यानी सी ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? सही जवाब है अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन ए। अगर बात करें तो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। 31, महानतम प्रतिहार राजा था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? सही जवाब है मिहिर भोज, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था। 32, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह मतलब थी? तो बताइए किसकी उपाधि आदि वराह थी? सही जवाब है मिहिर भोज, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां जो है धारण की थी। 33, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, अगर काल क्रमानुसार अगर संयोजित करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे पहले वत्सराज, इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, इसके बाद जो आपका है महेंद्रपाल और इसके बाद महीपाल। तो वत्सराज,
नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, महिपाल, याद रखिएगा। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। शासकों का सही काल क्रमानुसार जो क्रम है वत्सराज 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और महिपाल। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? सही जवाब है भर्तृभट्ट वन, भर्तृभट्ट वन यानी डी ऑप्शन। देखिए अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल इत्यादि आते हैं। इस वंश के शासकों में भर्तृभट्ट प्रथम का नाम नहीं आता है। 35 है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, सुशोभित करते थे? सही जवाब है कुमारपाल यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसी सिद्धराज के समय में प्रमुखता जो है प्राप्त की थी। वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। 36 है निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसने एक नया संवत जो है चलाया था, नाम बताइए ऑप्शन को देखकर। निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाने का जो है यश प्राप्त किया? तो सही जवाब है लक्ष्मण सेन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक जो है शासन किया था और इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत जो है आरंभ किया गया था। 37 नंबर है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश के द्वारा किया गया था? लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश के द्वारा किया गया था? सही जवाब है सेनों के द्वारा यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुतवाहन। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुतवाहन यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से जो है टीका ग्रंथ लिखा। जिमुतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हिमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी। राज कार्यों के लिए नियमों पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। यह भी मध्यकालीन विधिवेता ही थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वत्साल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की थी। काफी महत्वपूर्ण है, इसको रट जाइएगा, याद रखिएगा। 39 है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? 39 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसमें जो है बी और सी महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम जो दिया गया है दोनों सही है, तो बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ राजवंश, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया गया है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा।
तो अगर मिलान कीजिएगा तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिहार का राजधानी बताइए कनौज था, चोलों का तंजौर था, परमारों का धारा था, और सोलंकी का अनहिलवाड़ था। अनहिलवाड़, यानी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रतिहार वंश का संस्थापक अगर बात करें तो याद रखिएगा नागभट्ट को माना जाता है, यानी प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे। वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था। प्रतिहारों की राजधानी कनौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी और चालुक्य या सोलंकी अग्निकुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ थी, याद रखिएगा अनहिलवाड़। 41 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी इनमें से कितने सही सुमेलित हैं आपको बताना है। इसमें कितने सुमेलित हैं आपको बताना है। तो देखिए राजाओं में ननुक चंदेल वंश, याद रखिएगा अगर बात करें तो इसमें मतलब कि 2 युग में सही है, यानी बी ऑप्शन दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा राजाओं में ननुक चंदेल वंश का संस्थापक है। जय शक्ति भी चंदेल वंश का शासक है। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है और भोज परमार वंश का शासक है। 42 है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, यानी ऑप्शन ए। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की जो है रक्षा भी की थी। 43 है राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। हर्ष के मृत्यु के बाद कनौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ था जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदय श्री आदि के नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष आरंभ हो गए, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को जो है सफलता मिली थी। 44 है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो सही जवाब है चोल, डी ऑप्शन। महोदय किसका पुराना नाम है? 45 महोदया किसका पुराना नाम है? तो याद रखिएगा कनौज का। जैसे जेजाग भुक्ति किसका पुराना नाम था, उसी तरह महोदया किसका पुराना नाम है? तो कनौज। 46 निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है? किसे नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको मालूम है सही जवाब है कनौज को। कनौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 47 है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? सही जवाब है गोविंद तृतीय, बी ऑप्शन। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का उत्तराधिकारी था।
गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का उत्तराधिकारी था। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के उपरांत उसने जो है उत्तर भारत पर आक्रमण किया। उसने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गोविंद ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया, पराजित किया। गोविंद की इस विजय का उल्लेख संजय तथा राधनपुर ताम्रपत्र में किया गया है। याद रखिएगा, गोविंद तृतीय से पूर्व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को जो है पराजित किया था। 48 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जेजाक भुक्ति का संबंध कौशांबी से दिया गया, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी कोल या कोयल अलीगढ़ को, महोत्सव नगर महोबा को और महोदया श्री कनौज को कहा जाता था। याद रखिएगा, जो जेजाक भुक्ति है इसका मतलब कि जो पुराना जो शहर था, मतलब आज का जो शहर है, जो पुराना जेजाक भुक्ति कहलाता था वो था बुदेलखंड। 49 है निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? सही जवाब है जय सी सिद्धराज। जय सी सिद्धराज, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुजरात का अगर बात करें तो चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों के लिए उसने 1 लाख बालोम यानी मुद्राएं दान में दी थी। 50 परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, अगर बात करें तो परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र या कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी कनक पाल माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्र या कृष्णराज है। 51 राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने किस पर शासन किया? राजा भोज ने शासन किया धारा पर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। इसके बाद राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से शासन किया। भोज के मृत्यु के बाद विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा है अद्य धारा नीरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवगंते। तो याद रखिएगा। इसके बाद 52 है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तकें लिखी हैं? किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? नाम क्या है? तो सही जवाब है राजा भोज, यानी ऑप्शन ए भोज सही जवाब है। परमार वंशीय शासक भोज के द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो है युक्ति कल्पत्रु तथा सम्रांगण सूत्रधार है। भोज ने युक्ति कल्पत्रु में नाव बनाने के विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, चारुचार्य इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रारंभ में आयोग ने इस उत्तर का विकल्प ए को माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न का विकल्प बी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं कौन? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, याद रखिएगा, भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पे वाग देवी यानी भागवती सरस्वती देवी जो है स्थापित है। और भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। 54 इनमें से कौन परमार वंश शासक नहीं था? इनमें कौन परमार वंश शासक नहीं था? तो सही जवाब है गांगे देव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था। गांगे देव कलचुरी वंश का शक्तिशाली
राजा था, शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये सभी परमार वंशी शासक थे। 55 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर बात करें इसमें जो सही सुमेलित है केवल दूसरा और पांचवा, यानी खजुराहो का संबंध बुंदेलखंड से है, तिरुपति रायलसीमा, यानी सी ऑप्शन 2 और 5। देखिए बोध गया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड में है, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में। 56 गोंडवोह के रचयिता कौन थे। गोंडवोह के रचयिता कौन थे। गोंडवोह के रचयिता वाकपति थे, याद रखिएगा। गोंडवोह कनौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। 57 मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। अर्घट्टा, अर्घट्टा का जो मतलब है वो क्या है, बताइए। सही जवाब है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील, यह है अर्घट्टा, इसी को निरूपित करता है, सी ऑप्शन। 58 कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। कश्मीर के अकबर का जो नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन था, तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अकबर के समान धर्म सहिष्णु सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को अनुवाद कराया और श्रीभट्ट तथा मंसूर बिन अहमद जैसे वैधों को संरक्षण प्रदान किया था। 59 कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। कश्मीर के शासक जिसे मतलब कि अकबर के या यूं कह सकते हैं कि जो जैनुल आबिदीन थे, इनका एक मतलब कि अन्य नाम से विख्यात मतलब कि कह सकते हैं, यानी कश्मीर के जो शासक थे या यूं कह सकते हैं कि जो कश्मीर का अकबर के नाम से जो प्रसिद्ध सुल्तान थे, इनका वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम था शाही खां, डी ऑप्शन, याद रखिएगा शाही खां। देखिए अगर बात करें तो 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। वह कश्मीर का सबसे बड़ा महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी उसकी तुलना जो है सुल्तान अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर हटा दिए थे। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषेध कर दिया, यानी कि गाय को मारना वर्जित कर दिया। उसने जो है उसके समय में अगर बात करें तो महाभारत, दशावतार और राजत रंगड़ी का फारसी में भी अनुवाद किया गया। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव, यानी ऑप्शन ए। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को जो है मतलब कि जो नान्यदेव थे, इन्होंने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सही जवाब है हरिसिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह देव या हरिसिंह थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। 62 कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सोमेश्वर प्रथम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुरुशपाल गांव से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख
39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर के द्वारा ग्राम जो है ग्राम दान का दिए गए ग्राम का जो विवरण है मिलता है, जो उन्होंने दान दिया था, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो एंशिएंट हिस्ट्री है पूरी तरह से टॉपिक वाइज विथ एमसीक्यूज विथ डिस्कशन के साथ पूरी तरह से फिनिक्स हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित यानी जो टॉपिक है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित यानी जिन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे उन पर आधारित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं 1992 से अब तक, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार हम पर बनाए रखें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।